तो आपको जानकारी दे दूं कि तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग जो है वो साफ हो गया है। खबर है कि थलापति विजय की पार्टी टीवी के राज्य में सरकार बनाने जा रही है। सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके ने विजय की पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया है। टीवी के प्रमुख विजय चेन्नई के लोक भवन पहुंचे हैं। यहां राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सीपीआईएम नेता यू वासुकी ने कहा है कि आज सीपीआई और सीपीआईएम दोनों ने अपनी राय जो है राज्य समिति की बैठकें की हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वे सरकार बनाने के लिए टीवीके को बाहर से समर्थन देंगे। जब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो वे निश्चित रूप से टीवीके के पक्ष में वोट देंगे। हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। ये केवल बाहर से समर्थन है। वीसीके जो है वो पहले ही कह चुका है कि वामपंथी दल जो भी फैसला करेंगे वे उसका पालन करेंगे और इसीलिए हमें उम्मीद है कि वे भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम केवल सरकार बनाने और विश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर ही समर्थन दे रहे हैं। बाकी सभी मुद्दों पर, चाहे वे धर्मनिरपेक्षता हो, लोगों की एकता हो या राज्यों के अधिकार हो, जब भी ये मुद्दे उठेंगे तो हम निश्चित रूप से उस धर्मनिरपेक्ष दल के साथ खड़े होंगे जो हमारे साथ आएगा। तो सर, आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से तमिलनाडु में सरकार जो है कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन तमिलनाडु में तो समर्थन उनको मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में जो ये बड़े खेल की चर्चा हो रही है वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि तमिलनाडु में बहुत दिनों से दो पार्टियों की सरकार चल रही थी और 2004 के बाद से आपने देखा कि एआईएडीएमके बीजेपी के साथ थी और डीएमके कांग्रेस के साथ थी जी। और बीच में सिर्फ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एआईएडीएमके जो है और बीजेपी से अलग हुई थी, एनडीए से अलग हुई थी और फिर उसके बाद वापस आ गई। अब चूंकि विजय ने पूरे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हिला दिया है और जो प्रमुख विपक्षी दल थे वहां पे सब धराशायी हो गए हैं और वो अब कल शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री का, तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली में ज्यादा बड़ा दिख रहा है। वहां तो है ही, वहां तो सत्ता परिवर्तन हो ही गया है। दिल्ली में इम्पैक्ट दिख रहा है और दिल्ली में इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि दिल्ली में जो डीएमके है उसने साफ साफ कर दिया है कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं बैठेगी जी। और आपने कल स्टालिन का जो सुना, डीएमके ने साफ साफ स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है जी। स्टालिन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले, एकमात्र है इंडिया अलायंस में, जिन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने की बात की थी कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको। बाकी किसी ने ऐसा इंडिया अलायंस में नहीं कहा है जी। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कहा कि हमारे मतलब पीठ पे कांग्रेस ने छुरा घोंपा है। अब अंतर ये आ गया है कि डीएमके के अगर आप देख लेंगे तो 7 विधायक हैं, विधायक कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 22 जो है लोकसभा में सदस्य है, 22 और लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या है वो 146 के आसपास है। उसमें से ये 22 जो है वो सीधे अलग हो जाएंगे और ये कोई कयास नहीं है। जो कनिमोझी, जो बहन है स्टालिन के और कनिमोझी सांसद हैं, वो लंबे समय से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी लिख दी है और वो चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष को कि अब हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल बैठना नहीं चाहते हैं। अब हमारे लिए कोई उचित व्यवस्था अलग से बैठने की जाए, यानी कि अब कांग्रेस के साथ बैठना भी उनको गवारा नहीं है। अब बात यह है कि जो संसद अभी तो 3 साल है मोदी सरकार के, तो 2 साल ही पूरे हुए 2024 के इलेक्शन में जी। 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। 9 जून को उन्होंने शपथ लिया था, तो अभी 3 साल और सरकार है और ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार कमजोर है, इस बार बहुत कम बहुमत आई है, बीजेपी को खुद बहुमत नहीं मिला, 240 पे रह गई, 296-97 सीटें जो हैं वो एनडीए की हैं, है ना, तो विपक्ष इस बार मजबूत है। तो पहली बार जो विपक्ष है वो कमजोर दिखेगा, पहली बार विपक्ष जो है कमजोर दिखेगा और
जी। जो राज्यसभा में जो सांसद हैं डीएमके के, वो भी अलग बैठेंगे। जी। राज्यसभा में विपक्ष पहले कमजोर हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी था और उसके 10 में से 7 जो है सांसद राज्यसभा में वो भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा 113 पहुंच गई अकेले, तो वहां भी भाजपा मजबूत हो गई और यहाँ भाजपा के समर्थन में नहीं जाएंगे। तो बाद में क्या होगा हम बाद में देखना होगा, क्योंकि अभी भी एआईडीएमके जो है वो इंडिया गठबंधन, वो एनडीए गठबंधन में है और बीजेपी उसका पार्ट है। लेकिन विपक्ष की जो एकता है वो धराशायी हो गई। दिल्ली में बड़ा खेल हुआ है और 3 साल आगे लोकसभा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो भी मुद्दे उठाएगी जी, अब उन मुद्दों पे डीएमके का समर्थन मिलेगा, डीएमके का वोट मिलेगा, ये गारंटी नहीं है इस बात की जी। ये संभव नहीं है जी। और ये अगर संभव नहीं है तो विपक्ष जो है वो कमजोर हो गया। भले वहां सरकार में शामिल हो जाए कांग्रेस, लेकिन सेंटर में जो इंडिया गठबंधन जो विपक्ष है वो कमजोर हुआ और 22 जो है सांसद लोकसभा में बड़े होते हैं। ये एक बड़ा खेल दिल्ली में हो रहा है और बीजेपी इसको कैसे प्ले करती है, क्या करती है, वो एक भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी सर, खेल की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन आने वाले जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है या फिर हम सीधे लोकसभा चुनाव 2029 के बारे में अगर बात करें तो अभी हमने देखा कि 5 राज्यों में जो है वो चुनाव हुआ है। खासकर आज बंगाल में जो है नाम का ऐलान भी हो गया है कि कौन सीएम होगा। खुद अमित शाह ने जो है नाम का ऐलान किया है। अगर इधर हम तमिलनाडु की अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो इन तमाम जगहों की जीत पर अगर हम बात करें तो 2029 में के आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2014 के पहले, मतलब बाद में 2014 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली जी, उसके बाद 2019 में ही भाजपा जीत गई। लेकिन जो क्षेत्रीय दल वहां पे है, वो चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो डीएमके हो, तो ये कहा गया, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, पंजाब में थी, है ना, तो ये कहा गया कि जो भाजपा है वो कांग्रेस से तो जीत जाती है, क्षेत्रीय दलों के आगे हार जाती है। अब क्षेत्रीय दल बुरी तरह हारने लगे हैं। नवीन पटनायक पिछले बार सरकार 2024 में भाजपा की बन गई जी। 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी भाजपा से हार गई। अभी ममता बनर्जी हार गई। वहां जो एक नया छत्रप निकल के आए, लेकिन छत्रप कितना बनेगा, अभी तो पहली बार सरकार विजय की बन रही है। तो आप ये देखिए कि कोई रीजनल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दे तो एक कोई ऐसी नहीं बची है जो भाजपा का सामना कर सके। ये अभी की है, और जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी हैं वो सब भाजपा के साथ है। तो ये एक सिचुएशन आ गई है जी। आज के तारीख में अब जो पश्चिम बंगाल की जीत है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 में पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो सीटें घट करके 32 रह गई भाजपा की, जो मतलब 62 थी, उसके कारण पूर्ण बहुमत से रह गई भाजपा। 2014 में 71 सीटें भाजपा की अकेली थी, 73 जो थी वो सीटें जो थी वो सहयोगी के साथ थी। उसका बड़ा योगदान था कि 282 तक पहुंच गई थी भाजपा, और 303 जब भाजपा पहुंची तो उसमें भी जो 62 अकेले और 64 सहयोगी के साथ उसकी अहम भूमिका थी। और जब 22 पे शिफ्ट उत्तर प्रदेश में तो वो जो सीटें जो हैं वो कम हो गई, 240 रह गई। इस ढंग से आप देखेंगे कि जो हिंदी बेल्ट है, जो बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, ये पूरा बेल्ट जो है इस पे भाजपा सत्ता में आने के लिए इसी पे निर्भर है। अधिकांश जो उसकी सीटें आती हैं वो यही से आती है।
पश्चिम बंगाल में 2019 में 18 सीटें आई थी, लेकिन 24 में घट के 12 रह गई। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं जी। 42 सीटों का मतलब यह है कि अब भाजपा अगर वहां सत्ता में आती है जी, तो उसमें से जैसे 40 में से ज्यादातर सीटें भाजपा और उसके सहयोगी वहां जीतते रहे हैं, 30-32 के आसपास तक, अभी तो 38-39 भी जीतते रहे हैं बिहार में, वैसे ही एक बड़ा जो है वो 40-42 सीटों वाला राज्य भाजपा के पास होगा और वहां से बड़ी संख्या में भाजपा के सांसद आ सकते हैं। तो हिंदी बेल्ट पे निर्भरता जो है भाजपा की जी, पूर्ण बहुमत के लिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए जी। वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये एक बड़ा परिवर्तन होगा 2029 के लिहाज से। जी। दूसरी बात कि आपने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी पे इम्पैक्ट है वो तो दिखना शुरू हो गया। जी, बिल्कुल भाई जो आईपैक जो है, जो ममता बनर्जी का पूरा चुनाव अभियान संभालता था, वैसे चुनाव के बीच में ही उसने कहा कि हम अब सब समेट रहे हैं और उसी आईपैक से अखिलेश दूरी बना लिया अखिलेश यादव ने जी, कि हमारा चुनाव प्रबंधन आप संभालेंगे जी। अब जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2 दिन में ही हो गया कि आईपैक से संबंध खत्म, अब हम नहीं होगा वहां पे। ये तो हुआ इम्पैक्ट उसका अभी जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो इम्पैक्ट उससे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अब भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, जो गिरा हुआ था उत्तर प्रदेश में 2024 में, जो सीटें आधी रह गई उसके कारण, और ये 36 से 38 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की आ गई है, मतलब लोकसभा की। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का मनोबल था कि अगर उस हिसाब से देखें तो अगली सरकार अखिलेश की बननी तय है जी, लेकिन अब भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है कि यहाँ पे हम अखिलेश को टक्कर देंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि जो बिहार में हमने देखा वो एक समझने वाली बात है कि बिहार में महागठबंधन मजबूत दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत ज्यादा खींचातानी हुई। मुकेश सहनी जो है वो अड़े रहे, अंतिम समय हमें उप मुख्यमंत्री घोषित करो, और करना पड़ा अंत में, और उसके कारण से 5-7 सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी हुआ जी, कि एक मतलब गठबंधन के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए जी, और उसका नतीजा हुआ कि भाजपा वहां पे अप्रत्याशित ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकी। मतलब उसमें ही 20 साल बाद 2005 से सत्ता में जी, एनडीए को वो पूरे मिली। तो अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की कोशिश होगी कि उनको सीटें ज्यादा मिले जी, और सपा की अलग होगी। 8-9 महीने बाद इलेक्शन है, जनवरी में इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, फरवरी में शायद इलेक्शन वहां हो जाए जी। आप देखिए कि मई जो है वो शुरू हो गया है, 8-9 दिन निकल चुके हैं मई के। तो ऐसे में अब वहां जो मेन खेल जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। एक इम्पैक्ट दिखा आईपैक के बाहर निकलने से, दूसरा जो इम्पैक्ट नहीं दिखा वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल ऊंचा है कि हम बंगाल में जैसे हराए वैसे यहां भी हरा सकते हैं। तो यहां भी इम्पैक्ट होगा इसका। पंजाब में इलेक्शन है, वहां भी होगा इम्पैक्ट। वो उत्तराखंड में इलेक्शन है अगले साल, वहां भी इम्पैक्ट होगा जी। सब साथ इलेक्शन, लगभग वो फरवरी मार्च में एक ही साथ इलेक्शन है यहाँ सब। तो ये चीजें 2029 के हिसाब से भी और तत्काल में अगले साल जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी ये सारे इम्पैक्ट आपको दिखने शुरू हो गए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से तमिलनाडु में अभी जो राजनीतिक सफ़र जो है वो तय होने जा रहा है, उस पर आपने समझा कि हमारे एक्सपर्ट ने क्या कुछ जानकारी दी कि कैसे तमिलनाडु में विजय का रास्ता जो है वो साफ तो हो रहा है, लेकिन किस तरीके से दिल्ली में बड़ा खेल हो रहा है।